नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्रा। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना, जिनसे हम बात करेंगे पूरा ये जो यूजीसी का इश्यू है। प्रणाम सर, नमस्कार। उसके पीछे देखिए गुस्सा तो हमारे सबको है, उसमें सब कोई बुराई नहीं है। गुस्सा करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, करिए जितना मर्ज़ी करना है आपको, बिल्कुल अच्छी बात है। बट इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं, जो हमको समझनी है। सबसे पहली, कौन थे ये लोग जिन्होंने ये चीज़ लिखी है? ठीक है? गवर्नमेंट का तो पूरी तरह से एक मिस है इसके अंदर, जहाँ पर इन लोगों ने देखा नहीं है कि क्या है, वो मुझे नहीं पता। ना मैं किसी को जस्टिफाई करना चाहता हूँ, ना मैं किसी पे ब्लेम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को पूरी स्टोरी पता ही नहीं है। बट क्लैरिटी तो यही है कि भैया ये चीज़ हुई है। बट इसके पीछे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को लिखा है। उसके बारे में मैंने आज सुबह ट्वीट करा एंड जब कर्नल सर बताएँगे तो मैं वो ट्वीट को सामने रखूँगा आपके, कि ये लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ लिखी है। इनमें से कई नाम पढ़ के आपको बड़े शॉकिंग लगेगा। टू अ पॉइंट आज अभी थोड़े टाइम पहले ऑप इंडिया में नुपुर शर्मा जी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट डाला, जहाँ पर उन्होंने बोला कि साहब एंड सर विद योर परमिशन मैं ये पढ़ना चाहूँगा बिफोर आई हैंड दिस ओवर टू यू। एंड नूपुर शर्मा जी इज़ वन पर्सन आई ट्रस्ट। वो गुस्सा भी काफ़ी करती हैं बट शी डज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ गुड वर्क। From the first day when UGC guidelines came, we at Top India tried our best to contact UGC, Education Ministry, and other places to figure out how this blunder happened. Now that I'm almost among the most well-connected ones, but we did whatever we could manage. I couldn't get a clear answer because obviously Modi government is very protective on how decisions are taken, which I respected. We did our job and pointed out why the guidelines were wrong, and now finally I get to hear from some sources that the government is planning a big decision on UGC. तो ये कल हमने रिपोर्ट भी किया था। मेरे को ये जो चीज़ें हैं, इस ये जो एक रिलक्टेंस है इनकी बात करने की और कुछ बताने की, इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि एक बैकफुट तो आ चुके हैं। इनको समझ में तो आया है कि ये साला बहुत बड़ा ब्लंडर है। दैट इज़ अ बिग ह्यूज अचीवमेंट और इसको हमको उसी तरह से लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सर क्या कहेंगे इसके बारे में पहले एंड देन वी विल गेट इंटू सम अदर इश्यूज। नमस्कार आदि, सबको नमस्कार। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रही है इस गवर्नमेंट की और ये हमने बार बार देखा है, फार्मर प्रोटेस्ट में भी देखा। आई मीन सीए कोई भी ले लो यार, गुड गुड रिफॉर्म्स, गुड ऑर्डर्स विड्रॉ करने पड़ गए। और ये जो लिस्ट आप मुझे दिखा रहे हैं, इसमें तो सरनेम ऐसे हैं कि कोई शक ही नहीं रहता ना, जिसको थोड़ी बहुत समझ है हमारे कल्चर की। तो ये भाई भाई साहब, ये तो बड़े ही स्वर्ण बैठे हैं ऊपर, डॉक्टरेट कर रखी हैं, साथ में तनख्वाह भी ठीक ठाक ले रहे हैं, घूमते फिरते भी हैं पूरी इंडिया में फ्री में। तो देख लीजिए, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। पर मैं ये एक चीज़ आज सोच रहा था कि आज ना मैंने एक बड़ी अच्छी पॉडकास्ट देखी, तो मुझे अच्छी क्रेडिट लेना नहीं चाहिए किसी और का, डॉक्टर कुंदन सिंह का। और मैंने उस पर ट्वीट भी किया था और मैं फिर अर्ज करता हूँ लोगों को कि इसको देखो। तो हम सारे वंडर करते रहते हैं, डू वी गो देयर बैक इनटू हिस्ट्री। मैं बिकॉज ऐसे हमें समझ तो आए ये हुआ क्या हमारे साथ। आज ये प्रॉब्लम है, कल कुछ और आगे खड़ी हो जाएगी। सड़क के ऊपर नीले झंडे तो खड़े ही हैं। तो ये जो आज पॉडकास्ट देखी बिल्कुल टाइमली आई, और ऑफ कोर्स ये यूजीसी से मोटिवेटेड नहीं थी, ये तो डीकोलोनाइजेशन के ऊपर एक चैनल एफर्ट कर रहा है, उसका है। तो विद द परमिशन आई जस्ट गिव यू बिट ऑफ बैकग्राउंड कि हमें बेवकूफ़ कैसे बनाया गया। तो मैकॉले को हम गालियाँ निकालते रहते हैं, उसने सब काम खराब किया। मैकॉले बड़ा लेट आया। एक स्कॉलर था बेंथम करके, इंग्लैंड में 1750 के आसपास पैदा हुआ, और वो था, दो ही वॉज एरिस्टोक्रेट बैकग्राउंड का था, लेकिन उसको वहाँ का सिस्टम ठीक नहीं लगता। बिकॉज लोगों को मैं याद करा दूं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लो या यूरोप का देख ले, तो उसमें क्या सिस्टम था उस टाइम कि एक मोनार्क होता था, राजा, फिर एक एरिस्टोक्रेट होते थे जिसको आज की डेट में आप मिनिस्टर मान लें, उस दिन में आप जमींदार मान लें, बड़े बडेरे मान लें पाकिस्तान वाले, और क्लर्जी थी जो कि चर्च था, धर्मगुरु थे। ये टोटल मिलाकर इनका नंबर बड़ा कम होता था, 3-4%, 5%, और बाकी जो थे सोसाइटी थी। तो सारी पावर इन तीनों के पास होती थी, राज्य के पास, धर्मगुरुओं के पास और एरिस्टोक्रेट्स के पास। बिकॉज एरिस्टोक्रेट्स का क्या कॉन्सेप्ट था उस जमाने में, हमारे यहाँ पे भी था, कि जब राजा को लड़ाई लड़ने जानी है तो लड़ने जाना, तो जो कैबलरी, जो उसकी सेना, उसके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एरिस्टोक्रेट देंगे, पैसा भी देंगे युद्ध लड़ने के लिए। देयर लैंड लॉर्ड थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे।
और उनके नीचे एक, जिसको आप हमारे यहाँ पे बंधुआ मजदूर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उस टाइप की उनकी अपनी हजारों लोग उनके नीचे काम करते थे। तो वो उन लोगों की तकदीर का फैसला करते थे, इसलिए एरिस्टोक्रेट थे। तो बेंथम ने कहा यार ये गलत सिस्टम है, ये नहीं होना चाहिए। तो उसने लिखना शुरू किया। जो वकील था, पढ़ा लिखा था, वकालत चली नहीं, तो उसने लिखना शुरू किया। तो लिख के कौन सुनता है, हाँ, यहाँ आज नहीं पढ़ते तो वहां कौन पढ़ता था। उसके 25 साल एक बंदा पैदा हुआ, जेम्स मिल्स। और जेम्स मिल्स वो था जो कि एक गरीब घर में पैदा हुआ। गरीब घर में सेंस कि अमीर थे वो लोग, लेकिन उनका बिजनेस लुट गया, सारा बर्बाद हो गया। शू मेकिंग में थे। तो उसकी मदर ने कहा यार मैं ऐसे करता हूँ, अपनी बेटी को, भाई बेटे को ना मैं बिजनेस में नहीं डालूंगी, क्योंकि बिजनेस पहले भी बर्बाद हुआ है, बड़े अमीर थे बिल्कुल जीरो हो गए, मैं उसको पढ़ा लिखा के एरिस्टोक्रेट बनाऊंगी। तो उसने उसको पढ़ाया। उसकी फिर लंबी कहानी है कि किसी ने उसको गोद ले लिया, बिकॉज माँ के पास पैसा नहीं था, किसने पढ़ाया लिखाया किया। एनीवेज, जिसने पढ़ाया उसकी बेटी से उसका अफेयर शुरू हो गया, तो उसने लात मार के निकाल दिया एंड ऑफ द डे। तो ये घूम रहा है, करूँ क्या, तो ये जर्नलिस्ट बन गया। उधर बेंथम था जिसने लिखा हुआ था, उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं। इधर ये था जो जर्नलिस्ट था, उसके पास कंटेंट नहीं था। तो इसने जब बेंथम को देखा, उसकी स्टडी पढ़ा, तो बोला यार ये बंदा ठीक है, इसके आदर्श बड़े अच्छे हैं। तो इसने बेंथम की जो फिलॉसफी थी या टीचिंग थी, या टीचिंग नहीं थी, फिलॉसफी थी बेसिकली, वो कॉन्सेप्ट जो थे वो इसने अपने जर्नलिज्म के थ्रू लोगों में फैलाने शुरू किए। तो यहाँ से शुरू होता है जॉन मिल की ऊपर की जर्नी। 1808-9 में उसने एक किताब लिखनी शुरू की, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इंडिया नहीं आया था, लिखने लगा। और उसमें कारण लिखे कि पहला कारण ये है कि यहाँ भारत के बारे में बड़ी नासमझी है, लोगों को कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग अ वर्क जिसमें क्लियर कट हो कि भारत है क्या। और दूसरा, क्योंकि यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जाते हैं भारत में, तो देश शुड जाने से पहले उनको पता लगे जहाँ कहाँ रहे हैं। तो इस मोटिव से उसने वो किताब लिखी। 12 साल में बुक पूरी हुई, 2 वॉल्यूम में। मजे की बात क्या है, भारत की हिस्ट्री उसने लिख डाली और भारत कभी नहीं आया। ना उसने हिंदूज किसी से इंटरेक्ट किया। एक अनरिकॉर्डेड इंटरेक्शन उसका राजा राम मोहन राय के साथ हुआ था एक बार, दैट्स इट। लेकिन बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ये है कि उसके अपने देश में बड़े कम परसेंट लोग, धर्मगुरु, राजे और एरिस्टोक्रेट जो थे, वो समाज को कंट्रोल करते थे और समाज दुखी था। वही की वही टेम्पलेट्स ने उठाई और इंडियन समाज के ऊपर लगा दी। पहले तो ये बताया कि हम जंगली हैं, हमारे कल्चर नहीं है, हमें ठीक करना बड़ा ज़रूरी है, अंग्रेज़ों की ये ड्यूटी है। और फिर उसने बोला कि यहाँ पे वर्ण सिस्टम जो हमारा था उसको रखा साइड पे, बिना इंडिया आए, बिना किसी हिंदू स्कॉलर से इंटरेक्शन किए उसने वो किताब लिख डाली। और जब 1818 में किताब लिखी तो उसमें एक चैप्टर लिखा गया ब्राह्मण्स के ऊपर। तो जो उसको क्लर्जी से अपने से शिकायत थी वो उसने ब्राह्मणों के सिर पे थोपी। जो उसको अपने एरिस्टोक्रेट से प्रॉब्लम थी वो क्षत्रियों के सिर पे ठोकी। तो करते करते उसने यूरोपियन प्रॉब्लम्स का एक पुलिंदा हमारे इमेजिनरी भारत के ऊपर पढ़ दिया। और वो किताब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फॉर्मल टीचिंग में कंपलसरी कर दी, अगर आपने भारत में जाना है तो आपको किताब पढ़ के जाना है। तो वो जो लोग आते थे वो पहले ही सोच के आते थे कि यहाँ पे कुछ परसेंट लोग हैं जो बाकी सबको पीड़ित करते हैं, उनको दबा के रखते हैं। और ये बात जब करते करते सीईओ बन गया 1830 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का सीईओ इक्विवेलेंट, टॉप मोस्ट मैन, पहले नंबर 3 पे पहुंचा, फिर उस पे पहुंचा। तो इसके 25 साल बाद एक और कार्टून पैदा हुआ जिसका नाम था मैकॉले। अब जब ये 1830-32 में एक इंडिया बिल बना जिसमें कहा गया कि एक सुपीरियर काउंसिल बने जो भारत के अंदर बैठे, कलकत्ता में राजधानी थी उस टाइम, वहां बैठ के भारत को स्टडी करे और कंट्रोल करे। उसके लिए जो लोग नॉमिनेट होने थे उसमें मैकॉले ने भी अप्लाई किया। लेकिन हुआ क्या, उससे पहले मैकॉले ने एक आर्टिकल लिखा जिसने जेम्स मिल्स की धज्जियां उड़ा दी। बिकॉज मैकॉले जो था वो खुद एक लैंडलॉर्ड एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म बैकग्राउंड से था। उसने कहा ये जो लिख रहा है ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, पावर बिल्कुल सही जगह है, कोई पीड़ित नहीं है यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। लेकिन जब इंडिया बिल में जब डिस्कशन हुई और जहां मैकॉले ने जो लिखा उसके अंदर जो बोला वो सारा का सारा उसने जेम्स मिल की किताब से उठाया। तो उसके बाद उसको रिकमेंडेशन चाहिए थी इंडिया उसे नॉमिनेट होने के लिए। तो वो जेम्स मिल के पास गया, उसने कहा आप तो मुझे रिकमेंड करोगे नहीं, बिकॉज आपकी और मेरी बनती नहीं। तो
पर मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। तो होता ना, एक बार आप जब दुश्मन आपके सामने आ जाए तो बड़ा प्यार से आने लगता है। प्लस जेम्स मिल को ये पता था कि जेम्स मिल की टीचिंग इंडिया के बारे में जो लिखी किताबें उसी के कोट करके मेघालय ने अपने काउंसिल में बोला है। उसने इसकी रिकमेंडेशन लेटर दे दी और भाई साहब वो भारत आए। और उसके बाद 200 साल एक ऐसा, यहाँ पे क्या होता है ना, एक आप एक प्रॉब्लम देखते हो, स्टडी करते हो, उससे सोल्यूशन ढूंढते हो। हमारे साथ क्या हुआ, एक प्रॉब्लम दिमाग में इंग्लैंड में बैठे हुए बंदे ने बनाई बिना भारत आए। फिर उसने एक टेम्पलेट सेट की कि भारत में ऐसा होता है, और अगले 200 साल हमने उस चीज को इंप्लीमेंट किया कि ऐसा होना चाहिए। भारत में ऐसा नहीं था, ये सिर्फ हमारे साथ हुआ है। जहां हमने अपने विद्वानों को विलेन बनाया, अपने रक्षकों को हमने गालियां दी, जो बिजनेस चला के इकोनॉमी चलाते हैं उन पे हम उनको गालियां निकालने लगे और खुद को पीड़ित बनाने लगे। और ये कल्चर इंडिपेंडेंस आने के बाद हमारे जो न्यू जनरेशन के अंग्रेज थे, अभी आपने लिस्ट दिखाई जैसे, जिनको आज लेफ्टिस्ट कहता है, कोई वो कहता है, लिबरल कहता है, इन्होंने इसको कंटिन्यू किया। रोमिला थापर की बुक्स में जेम्स मिल की बहुत सारी रेफरेंसेस हैं। वो उसको अपना आदर्श मानती है। बंदा जो कभी भारत ही नहीं आया, किसी हिंदू स्कॉलर से मिला ही नहीं, और हमारी ऐसी की तैसी कर ली। उसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं, और ये आता रहेगा, बार बार आता रहेगा, जब तक हम अपना, अगर 100-200 साल की ये कैंपेन चली है हमें नीचे लगाने के लिए, तो यकीन मान के चलें इसको अनडू करने में भी 200 साल ही चाहिए, 10 साल में नहीं होने वाली। तो जब ये हो जाता है ऐसा कांड, हम सबको बुरा लगता है, हम रिएक्ट भी करते हैं, लेकिन फिर हमें ये बैकग्राउंड समझनी चाहिए कितनी डीप रॉट है यहाँ पे, और हम गालियां हमें निकालनी चाहिए, हमारा हक है, बिना बदतमीजी किए, बिना अब्यूज यूज किए हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए सरकार को। लेकिन इस एक्सट्रीम पे ना चले जाएं, जैसे लोगों ने कल शुरू कर दिया, नो वोट फॉर बीजेपी, नो फॉर बीजेपी, तो देन गोइंग टू वोट फॉर होम। आपको बीजेपी पसंद नहीं है क्योंकि उसने पिछले 11 साल तक कोई स्कैम, जो फैक्ट सीधी सी बात है, आईएएस लॉबी प्राइम मिनिस्टर मोदी की टीम के खिलाफ है। एक भी फाइल, इन्हें रफाल की फाइल निकाली थी, रफाल की, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दी। हाँ जी, आईएएस लॉबी पे सबसे बड़ा आपका क्या प्रूफ है? पोस्टल बैलेट के आप रिजल्ट्स देखिए। पोस्टल प्रूफ, बैलेट कौन करता है? वही करते हैं ना। बिल्कुल पोस्टल बैलेट्स के आप रिजल्ट्स देख लीजिए क्या है। बिल्कुल। तो वो लॉबी आपके साथ है, आपकी हर सिग्नेचर जहां आप कर रहे हो वो रिकॉर्ड कीपर हैं, और वो फिर भी एक भी स्कैम बाहर नहीं लेके आए। इसका ये मतलब है एटलीस्ट सरकार की इंटेंशन ठीक है, ये नेशनलिस्ट है। बेवकूफ़ी कर जाते हैं बिकॉज सरकार एक बंदे से नहीं चलती। यहाँ JNK में 3 भेजे थे इंटरेक्ट करने के, इंटरलॉक्टर, यहाँ पे याद होगा आपको, तीनों लेफ्टिस्ट, दबा के लेफ्टिस्ट। तो हम लोग हैरान हुए थे। पर वही है कि अब सरकार का मंशा है, फिर ब्यूरोक्रेट्स को बोला गया कि भाई 3 बंदों की टीम बनाओ, ब्यूरोक्रेट्स ने वही उठा के लाने हैं जो उनके चहेते हैं। तो प्रॉब्लम मल्टी वो है। तो हमारा फर्ज बनता है हम सरकार पे प्रेशर डालें, उनको गलती करने से रोकें। अगर हम ये सोचें कि हम किसी और को वोट देके हम देश का भला करेंगे, तो भाई साहब आपने वो टाइम नहीं देखा जो हमने देखा देखा है हमने। है ना। आज हमें 15 अगस्त को या 26 जनवरी से पहले 950 किलो वो मिल जाता है तो हम सहम जाते हैं। हमने तो धमाके होते हुए देखे हैं। दिल्ली के हर मोड़ पे पोस्टर लगे होते थे, कृपया उस वस्तु को मत छुएं, इसको मत टच करें, लाउड स्पीकर अभी भी बीच बीच में दिल्ली में होता है। हमने बड़ा गंदा टाइम देखा है। इसलिए होश के नाखून रखें, आप प्रोटेस्ट करें, गिला करें, प्रेशर डालें, लेकिन ये समझें कि प्रॉब्लम अगर 200 साल पुरानी है तो इसको निकलते निकलते भी बहुत टाइम लगेगा। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिसके बारे में बात कर चुके हैं, सरकार कर सकती है, करना चाहिए, कब करेगी पता नहीं, लेकिन ऐसी वाली जब गलतियां होती हैं हमें रिएक्ट करने का पूरा हक है। लेकिन बड़ी चीज़ को आप प्लीज़ समझें, बड़ी कहानी को। आज सरकार रोल बैक करेगी, कल आपको अपोजिशन और बिमते रोड के ऊपर झंडे लेके आग लगाते हुए नजर आएंगे। अब उन्होंने गलती कर दी है, और वो उसके कैसे बाद रोल हमको बैक ही करेगी। हमको ही सपोर्ट करना है उसको बचाने के हाँ, लिए। वी ओनली तो हैव टू यही है। स्टैंड। या तो थोड़ा बैलेंस में रहें, सरकार भी कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढेगी, फेस सेविंग उनको भी करनी है, रैंप ऑफ उनको भी लेना है। तो बट समझें, और अपने बच्चों को, मैंने इंटरव्यू आज, आप सोचेंगे उस चैनल से हमारा कोई लेना नहीं है, आदि का तो बिल्कुल नहीं, मेरा भी नहीं, मैं उसको फॉलो करता हूँ, हाइपर क्वेस्ट करके चैनल, वहाँ आज सुबह एक इंटरव्यू 1 घंटे का, प्लीज़ देखिए, अपने बच्चों को दिखाएं और समझें कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे हमारे दिमाग और हमारे कैसे खिलवाड़ किया गया है। डॉक्टर कुंदन सिंह का इंटरव्यू है और उनकी किताब भी है ऑफ कोर्स, जो या नहीं, वी नीड टू जी। गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। मैंने सुबह ये जो लिस्ट ट्वीट करी थी, मेरा किसी से पर्सनल कोई गिला शिकवा नहीं है। ठीक है, जितने भी डॉक्टर इंजीनियर जितने भी वहां पर है, मेरा कोई पर्सनल गिला शिकवा नहीं है उनसे।
बट मैंने ये इसी वजह से ट्वीट करी थी, और आपने देखा ही है, सब ऑडियंस ने, करीब 2 लाख लोगों ने वो चीज़ ट्वीट देख ली है ऑलरेडी, कि साहब प्रॉब्लम यहाँ पर है। उसके ऊपर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जिन्होंने तो पूरा मतलब वो तो कल उनके इंटरव्यू से तो दिख ही रहा था, उनको तो दिख रहा था भैया PL-15 नहीं, ये तो ब्रह्मोस आके गिर रही थी उनके ऊपर। ही वाज़ इन अ वेरी बैड सिचुएशन एंड ही डिडन्ट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट। ठीक है? एंड इट वो दिख डिजर्व्ड रहा, इट, ही ही डिजर्व्ड डिजर्व्ड इट, इट। वो या कोई डाउट नहीं है, एंड ही गॉट अ ब्रह्मोस राइट वेयर इट हर्ट। ठीक है? तो वो बड़ा एक अच्छा जो चीज़ हुआ, ताकि उससे भी एक रियलाइज़ेशन आती है कि यार लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, बेवकूफ नहीं है। So next time you do something, you bloody well read the damn thing before you come out in front of the public, and read the damn thing before you come to the media. मेरा एक ही चीज़ और है साहब, ये कल मैंने अपने शो में भी बोला था, मैं ये लास्ट चीज़ बोलूँगा, हम हिंदू हैं। ठीक है? हम हिंदू पैदा हुए थे, हिंदू मरेंगे। दैट इज़ जस्ट अबाउट इट। डिस्क्रिमिनेशन हर किसी के साथ गलत है, हर किसी के साथ, चाहे वो जनरल कास्ट के साथ हो, चाहे वो लोअर कास्ट के साथ हो, या जो भी आप बोलते हैं, मेरे को तो ये पहले तो समझ नहीं आता है। ना मैंने कभी एफर्ट डाला है इसको सीखने के लिए, क्योंकि आई थिंक अगर मैं इसको सीखूँगा तो आई विल ओनली स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट, जो मेरे को नहीं चाहिए। तो हमको इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस डालनी है, हम हिंदू हैं, बस खत्म। सरकार को भी ये दिमाग में डालना चाहिए, हाँ, ये सारे हिंदू हैं भाई, इनके सामने ये सब करोगे तो ये रेजिस्ट करेंगे। दैट इज़ द प्लेस जहाँ पर हम बोल पाएँगे कि ये सब चीज़ें हमारे सोसाइटी से बाहर करें, और इसमें टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, एज़ सर इज़ सेइंग। एनीथिंग सर बिफोर वी एंड द शो? दैट्स इट। भारत माता थैंक की यू सो जय। मच। भारत माता की जय, एब्सोल्युटली, एंड सब लोग को रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। नमस्कार।